अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि जो लिमिटेशंस थी लीनियर रिग्रेशन मॉडल में उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। रिज रिग्रेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग जब वो इन पैरामीटर्स को या इन कोफिशिएंट्स को रिज रिग्रेशन लर्न कर रहा होता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि लर्निंग भी अच्छी हो ट्रेनिंग डेटा पे, और इसके साथ साथ जो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं ये क्लोज होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए नियर टू जीरो। एक दफा दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिज रिग्रेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है, उसकी इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ये जो पैरामीटर्स, जो कोफिशिएंट्स लर्न कर रहे हैं, डब्ल्यू की वैल्यूज, इनकी जो वैल्यूज हैं ये करीब हों जीरो से। इसका एडवांटेज क्या है वो भी आप थोड़ी देर तक आप देख लेते हैं। सो इट मीन्स कि जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं वो करीब होनी चाहिए जीरोस के, तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो इसका मतलब उसके जो साथ कोफिशिएंट होगा वो एक ही कोफिशिएंट होगा। और अगर हम इस कोफिशिएंट की वैल्यू को जीरो के करीब रखेंगे तो इट मीन्स के जो हमारे पास स्लोप आ रही है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। एक बार दोबारा, कि आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये ग्राफ है और आप स्ट्रेट लाइन बिल्ड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप जीरो है, और जैसे जैसे आप m की वैल्यू 1 2 3 कर देते हैं उसकी स्लोप और ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे भी रिज रिग्रेशन में क्या पर्पज, इंट्यूटिवली दिस मींस ईच फीचर शुड have as little effect on the outcome as possible, so which translates to having a smaller slope while predicting well. So वो ट्रेनिंग डाटा पे प्रेडिक्शन भी ठीक कर रहा होगा। सिर्फ जो कंस्ट्रेंट ऐड हो रही है वो ये है कि इन तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को करीब रखना है जीरो के। इसको हम रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, और इसका जो एक और नाम है दैट इज L2 रेगुलराइजेशन। सो रिज रिग्रेशन या L2 रेगुलराइजेशन। अब नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम ये हाउस का ही डाटा लेंगे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, जिसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स थे दैट इज 104। तो और हम इस डाटा को अब टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और ये उनके रिस्पेक्टिव लेबल्स आ रहे हैं। जब हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो हम अपने इस डाटा को पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे देखेंगे, देखते हैं कि उसका रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और देन उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, और जब हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज करते हुए मॉडल लर्न कर लिया और उस पर हमने ट्रेनिंग को एवेल्युएट किया और टेस्टिंग डाटा को एवेल्युएट किया, तो हमारे पास ट्रेनिंग का जो स्कोर आ रहा था दैट इज अराउंड 0.95, और जो टेस्टिंग का स्कोर था दैट इज 0.4। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मॉडल है वो है ओवरफिट। ओवरफिट मींस के ट्रेनिंग डाटा पे तो बहुत हाई रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग डाटा पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने मॉडल को जनरलाइज करना चाह रहे हैं। अब उस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो टेस्टिंग डाटा है या अननोन डाटा है उस पर रिजल्ट्स बेहतर हैं। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में देखें, अब हमने यहाँ पे रिज रिग्रेशन को यूज करें, तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल में रिज रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर लिया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है दैट इज अल्फा की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 1.0।
भी थोड़ी देर तक इसको देखने के इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और जब हमने रिच की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिहाज से मॉडल ट्रेन कर लिया और ट्रेनिंग डाटा पे उसको इवैल्यूएट किया और सिमिलरली टेस्टिंग डाटा पे इवैल्यूएट किया, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो ट्रेनिंग डाटा है, उस पे रिच की परफ़ॉर्मेंस लो हुई है। लेकिन जो टेस्टिंग डाटा था, उस पे रिच का स्कोर इम्प्रूव हुआ है। मीन्स रिच अब ज़्यादा जनरलाइज़ होता जा रहा है। अननोन, अनसीन डाटा पे वो ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन कर रहा है। और इसकी मोटिवेशन या पर्पस क्या है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा जनरलाइज़ हो और अनसीन डाटा पे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करे। सो इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी-सी और देख लेते हैं कि as you can see, the training score of Ridge is lower than for linear regression model. कि हमारे पास जो ट्रेनिंग स्कोर था वो रिच का लोअर था, लेकिन while testing score is higher. So this is consistent with our expectation. जो हमारी expectation थी कि हमारा मॉडल को जनरलाइज होना चाहिए, वो वैसे बिहेव कर रहा है. With linear regression, we were overfitting our data, or Ridge is more restricted model, as we are less likely to overfit. So यहाँ पे अब हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं हो रहा, वो वाली प्रॉब्लम जो हमें पहले फेस करनी पड़ रही थी, यहाँ पे हम फेस नहीं कर रहे. सो लेस कम्प्लेक्स मॉडल मीन्स वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा बट बेटर जनरलाइज. तो अगर आपके पास जैसे जैसे आप मॉडल की कम्प्लेक्सिटी, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो, यहाँ पे हमने मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया था. जैसे जैसे मॉडल को आप उसकी कम्प्लेक्सिटी कम करते जाते हैं, चांसेस हैं कि ट्रेनिंग डाटा पे एक्यूरेसी कम होती जाए, लेकिन वो टेस्टिंग डाटा पे अपने आप को इम्प्रूव करता जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक. As we only interested in generalization performance, so we should choose a rich regression model over linear regression model. क्योंकि हमारा पर्पस है जनरलाइजेशन, so इस वजह से हम रिच को प्रेफर करेंगे ओवर linear regression. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि increasing अल्फा, ये जो हमारे पास पैरामीटर था अल्फा, increasing alpha forces coefficients to move more towards zero. जैसे जैसे हम अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, सो इंक्रीजिंग अल्फा, तो अगर मेरे पास पहले 1 है, फिर उसके बाद मैंने इसको 5 रख लिया, फिर उसको मैंने 10 रख लिया, तो वैल्यू इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, फोर्सेस कोएफिशिएंट टू मूव टुवर्ड जीरो. जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं, वो उनको फोर्स करेगा कि वो जीरो के करीब करीब रहें, which means decreasing training set performance but might help generalization. यानी इसका मतलब क्या है, होगा क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा में परफॉर्मेंस आ रही है, उसकी एक्यूरेसी या स्कोर वो डिक्रीज होता जाएगा, और चांसेस हैं कि टेस्टिंग डेटा पे मॉडल हमारा बेहतर रिजल्ट जनरेट करे फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा. अब जिस हमने पहले डिस्कस किया कि अल्फा की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वो कोएफिशिएंट्स को नियर टू जीरो करता जाएगा, और मींस के मॉडल जनरलाइज होता जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर लेवल तक. So for every small value, for very small value of alpha, coefficients are barely restricted at all. और अगर आप अल्फा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल रख लेते हैं, let's say 0.0001, तो we end up with a model that resembles linear regression. So क्योंकि अल्फा की वैल्यू कंट्रोल कर रही है कोएफिशिएंट्स को कि नियर टू जीरो होना चाहिए, और अगर आपने अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल रख ली है, तो वो जो रिच मॉडल है वो ऑलमोस्ट फिर वैसे बिहेव करना शुरू कर देगा जैसा कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल है. नेक्स्ट एग्जांपल से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं. अब अगर आप यहाँ पे देखिए इस पीस ऑफ कोड को, तो यहाँ से आपको ना चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. जो पहले हमारे पास मॉडल था वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ था. अब हम सेम डेटा सेट पे, जो हमारे पास हाउस की प्राइस प्रेडिक्शन वाला डेटा सेट है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को इनिशिएट किया
और अल्फा की वैल्यू 10 रख ली। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि अब हमने एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है और उसके साथ ही फिट को कॉल किया जा रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे अल्फा की वैल्यू 10 रखते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अल्फा की वैल्यू 10 जितनी आप बड़ी करते जाएंगे वो फोर्स करता जाएगा और आपके पास जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो इम्पैक्ट करेगी और चांसेस हैं कि आपका मॉडल जनरलाइज हो जाए। तो जब हमने यहाँ पे इसको देख किया तो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम होती गई और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी इतनी बेहतर नहीं हुई। हो सकता है कि 5 पे हमारे पास ज़्यादा बेहतर मॉडल आ जाता, लेकिन अभी आप नेक्स्ट विजुअलाइजेशन हम करेंगे तो आपको नेक्स्ट विजुअलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.1 के साथ मॉडल को इनिशिएट किया और यहाँ पे आप देखें कि हमारा टेस्ट ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी, ट्रेनिंग डाटा पे जो एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है दैट इज 0.93 और टेस्टिंग डाटा पे जो स्कोर आ रहा है दैट इज 0.77। तो अब असल में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अल्फा की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करें जिसको यूज करते हुए हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों पे रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, यानी मॉडल ज्यादा जनरलाइज हो। नेक्स्ट डायग्राम से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो किस तरह हेल्प कर रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि इस डायग्राम में हम प्लॉट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को और उनकी वैल्यूज को। इस डायग्राम में हम कोफिशिएंट्स और उनकी वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं और वो कोफिशिएंट कौन से? जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 थी तो तब हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या आ रही थी, जब अल्फा की वैल्यू 10 हुई तो तब कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या आई, और जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.1 हुई तो तब कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या आई। एक बार दोबारा देखिए कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 3 डिफरेंट वेरिएशन के लिहाज से मॉडल ट्रेन किया अल्फा की वैल्यू चेंज करके। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पहले हमने डिस्कशन की थी कि अल्फा की वैल्यू फोर्स करती है कोएफिशिएंट्स को और नियर टू जीरो करने के लिए, तो क्या वो वाकई ऐसा कर भी रही है नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस हैं यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स के इंडेक्सेस हैं, तो टोटल 104 थे प्लस 22, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 105 फीचर्स हैं। ये 0 1 2 3 और 5 के लिहाज 105 तक, और हर फीचर में जो कोएफिशिएंट की वैल्यू थी ऑन डिफरेंट सेटिंग उनको हम प्लॉट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखिए कि फॉर लीनियर रिज रिग्रेशन अल्फा इज इक्वल टू 1, उनके जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं उनको हमने स्क्वायर से इंडिकेट किए। फॉर रिज की वैल्यू 10 को हमने इंडिकेट किया है रेड ट्रायंगल से, 0.1 को रिप्रेजेंट किया है ग्रीन ट्रायंगल से, और यहाँ पे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ रहा है। अब वापस आते हैं उसी पॉइंट पे कि अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू लार्ज होगी तो मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 के करीब होंगे। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू 10 पे जो कोफिशिएंट्स और उनकी वैल्यूज, ये जो रेड ट्रायंगल से आपको नजर आ रही हैं, ये 0 के करीब करीब है। यहाँ से आप देखें वो सारे 0 के करीब करीब है। लेकिन जैसे ही अल्फा की वैल्यू को 10 से कम करके 1 पे लेके गए तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अब 0 से उतने करीब नहीं है जितना कि 10 के केस में, और जैसे ही 0.1 पे गए तो वो और ज्यादा स्कैटर्ड हो गए, और लीनियर के केस में तो वो और ज्यादा स्कैटर्ड है क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई पैरामीटर ये कोएफिशिएंट्स को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो डिस्कशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ
इस लेक्चर में हमने रिज के बारे में देखा कि रिज किस तरह मॉडल को जनरलाइज कर रहा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज अल्फा की वैल्यू, कि अल्फा की वैल्यू किस तरह सेट करनी चाहिए कि हमारा मॉडल बिहेव ज़्यादा जनरलाइज हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी रखने से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें इवेंचुअली अल्फा की जो करेक्ट वैल्यू है उसको फाइंड करना है। इसके साथ-साथ हमने साथ ये देखा कि अल्फा की वैल्यू जो कोएफिशिएंट की वैल्यू को कंट्रोल कर रही है, कि अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो नियर टू जीरो होंगी, और जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू स्मॉल करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जीरो से दूर होती जाएंगी। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।